A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गैसीय नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस लॉस, इस चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स डिटेल में बताए हुए हैं, और इसके अलावा इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से जो आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स बचे हुए हैं और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। यानी आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे आ चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 मई 2021 को आप लोगों का साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है, ध्यान रखिएगा 8 मई 2021 को। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि मैं आप लोगों से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछूंगा जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने अभी तक आप लोगों को जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उन्हीं चैप्टर से मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा। तो इसीलिए आज मैं आपको यहाँ पे 2 दिन पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएं। और टेस्ट की टाइमिंग आप लोगों की सेम यही रहेगी, शाम को 4 बजे, ठीक है। कल मैं एक बार आप लोगों को फिर से वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि आप लोगों को टेस्ट कैसे देना है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि टेस्ट कैसे देना है, तो कल की वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि टेस्ट आप लोगों को कैसे देना है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ग्राहम का विसरण का नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ग्राहम का पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है थॉमस ग्राहम, ध्यान रखिएगा। पूरा नाम इनका क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? थॉमस ग्राहम है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैसों का वह गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे में मिलने की प्रवृत्ति रखती हैं, गैसों का विसरण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गैसों का वह गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे में मिलने की प्रवृत्ति रखती हैं, यह गुण क्या कहलाता है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? विसरण कहलाता है, या फिर आप गैसों का विसरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका अरिहंत की बुक में दिया गया है, ठीक है। आप इस चैप्टर में जाइएगा, अरिहंत की बुक में इस चैप्टर में जाइएगा, एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है यही आपका लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इतना डिटेल में बता दे रहा हूं। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है कि ग्राहम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपका यहाँ पे रूल लिखा है, ग्राहम का नियम लिखा है। क्या लिखा है? कि ग्राहम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो चलिए ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इतना पार्ट हटा दिया जाएगा, बस आपको इतना लिखा हुआ मिलेगा कि किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन आपसे कि यह नियम किसने दिया है? तो आपका आंसर क्या होगा? थॉमस ग्राहम ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है। जब तक आप लोग क्वेश्चन को बनाना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पेपर बनाते हैं, जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेट करता है, वो आपसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जो आपकी बुक में लिखा हुआ एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए, पहले थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन बनाया जाता है कि कैसे थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको एग्जामिनर की तरह सोचना पड़ेगा, तभी आप पेपर में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे यही क्वेश्चन बनेगा। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो यही क्वेश्चन यहां से बनाएगा, यही एक क्वेश्चन बन सकता है। बस आपसे पूछ लिया जाएगा, ये रूल आपको डायरेक्ट लिख के दे दिया जाएगा कि किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि ये नियम किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा ग्राहम ने, यानी थॉमस ग्राहम ने दिया था। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको ये नियम याद होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद यहां पे लिखा है, यदि विसरण की दर r तथा घनत्व d हो तो हमें यहां पे एक रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। ठीक है, देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, इस रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया है। पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जो रिलेशन मैंने यहां पे लिखा है कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d, यानी r व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/√d के। चेक कर लीजिएगा 2019 का पेपर, आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आज ही चेक कीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब आपको समझना है, जो r है ये क्या है, r व्युत्क्रमानुपाती है 1/√d के, यानी r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2019 का पेपर चेक कीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे यहां पे क्या लिखा है। आगे यहां पे लिखा है, यदि दो विभिन्न गैसों के विसरण की दरें R1 R2। अब देखिए, दो विभिन्न गैसें हैं। ठीक है, कितनी, दो विभिन्न गैसें हैं, यानी पहले गैस की विसरण की दर क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी, और दूसरे गैस की विसरण की दर R2 हो जाएगी। यही हमें यहां पे दिया हुआ है। तथा घनत्व क्रमशः D1 D2 हो, यानी पहली गैस का घनत्व D1, ठीक है, और दूसरी गैस का घनत्व D2 हो जाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी रिलेशन के, देखिए यहां तक तो ये आपका लिखा हुआ है कि यदि दो विभिन्न गैसों के विसरण की दरें R1 R2 तथा घनत्व क्रमशः D1 D2 हो, तो ये रिलेशन हमें यहां पे मिला हुआ। कैसे आया है ये रिलेशन आपका, ये जो ऊपर मैंने आपको रिलेशन बताया, इसी की हेल्प से आया। कैसे आया, चलिए ये मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया है दो विभिन्न गैसों के विसरण की दरें R1 R2 तथा घनत्व क्रमशः D1 D2 हो तो देखिए ये मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है। तो पहली गैस के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसी रिलेशन का यूज करेंगे। ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। तो देखिए, पहली गैस के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, R1, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, R1 क्यों लिखा, क्योंकि पहली गैस के लिए, तो R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d1 हो जाएगा। D1 क्यों, क्योंकि पहली गैस के लिए। ठीक है, और दूसरी के लिए क्या हो जाएगा, दूसरी के लिए आपका हो जाएगा R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इतना आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें आगे क्या मिलेगा, तो अभी मैं इसको यहां पे कर दे रहा हूं साफ। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R1/R2, ये मिलेगा, इज इक्वल टू, पहली गैस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/√√ के अंदर D1 ये मिलेगा। फिर दूसरी के लिए 1/√√ के अंदर हमें क्या मिलेगा, D2 मिलेगा। इतना आप यहां पर समझ पाए होंगे। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1/√D1, ये तो आपका ऊपर ही है, ये ऊपर है ही। अब ये जो वाला पार्ट है इसको हम ऊपर भेज देंगे। यहां पे जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका √D2
और अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटू मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ऊपर भेजा पलट गया तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट d2 में, तो यहाँ पे अंडर रूट d2 ही तो मिलेगा, और अपॉन में अंडर रूट d1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो अंडर रूट d1 आपका मिलेगा ऐसे। या फिर इसको हम एक में लिख सकते हैं, पूरे में मैं रूट लगा दूंगा तो d2 अपॉन में d1 मिल जाएगा, यानी अंडर रूट के अंदर d2 अपॉन में d1। और ये भी आपका रहेगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू, लास्ट में हमें क्या मिला, अंडर रूट के अंदर d2 अपॉन d1। तो यही तो हमारा नीचे आया है, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट अंडर रूट d2 अपॉन में d1, यही तो आपका आया हुआ था। देखिए ये तो ये आपका ऐसे आया हुआ। देखिए यहाँ पे जो बुक में होता है ना, बुक में डिटेल में सॉल्व नहीं किया जाता। अगर मैं आपको अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं बताता तो आपको ये समझ में नहीं आता कि ये रिलेशन आपका आया कहाँ से। तो आई होप ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। आगे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व के दोगुने के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, ये आपका लिखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व के दोगुने के बराबर होता है। इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते m इज इक्वल टू 2 इंटू डी होता है, जहां पे m क्या है, तो आपको ध्यान रखना है m यहाँ पे गैस का अणुभार है। m क्या है, गैस का अणुभार है, 2 तो रहेगा, और d यहाँ पे वाष्प घनत्व आपका हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये क्यों बताया ये समझिए। देखिए r1 अपॉन r2 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, और जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व के दोगुने के बराबर होता है, यानी m इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 2 इंटू डी होता है, ठीक है। यहां पे लिखा है ना कि अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। तो जो हमारा यहाँ पे अंडर रूट के अंदर d2 अपॉन d1 था, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए जो d2 था यहां भी 2 आ जाएगा, और अपॉन में d1 की d1 यहाँ पे था यहां भी 2 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2d2 और अपॉन में 2d1 हो जाएगा। 2 यहाँ पे क्यों आया आप समझ गए होंगे। मैंने आपको बताया ना कि गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व के दोगुने के बराबर होता है, अर्थात m इज इक्वल टू आपका 2 इंटू डी, यानी अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। इसीलिए यहाँ पे आपका क्या आया, देखिए पहली गैस का घनत्व d1 था, दूसरी का d2 था, तो देखिए दूसरी गैस का घनत्व d2, पहली का d1, और मैंने आपको बताया ना कि गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व के दोगुने के बराबर होता है, अर्थात m इज इक्वल टू आपका 2 इंटू डी होता है। तो इसी रिलेशन के हेल्प से हमारा यहाँ पे 2d2 अपॉन में 2d1 और अंडर रूट तो आपका लगा ही रहेगा। और देखिए m यहाँ पे क्या है, गैस का अणुभार है, यानी अब हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इतने वाले पार्ट को, ये वाला जो आपका है जो अंडर रूट के अंदर आपका 2d2 अपॉन में 2d1 है, इसको हम लिख सकते हैं d2 की जगह। अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा m1, ठीक है, m2 आएगा, सॉरी m2 यहाँ पे आएगा क्योंकि d2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2, तो 2m2 अंडर रूट के अंदर और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 2m1, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 यहां पे हो जाएगा कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर m2 अपॉन में m1, ये आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहां पे आपका आया हुआ है ना लास्ट में कि अंडर रूट के अंदर m2 अपॉन m1। अब यहां पे देखिए जो m1 और m2 है ये क्रमशः दोनों गैसों के अणुभार है। देखिए m1 ये पहली गैस का अणुभार और जो m2 है ये दूसरी गैस का अणुभार है, ये आपको ध्यान रखना है। बस यहां तक आप यहां पे समझ गए होंगे, ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां तक मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपका यहाँ पे क्या लिखा, यदि विसरण की दर R इज इक्वल टू वी अपॉन टी लिखा है। अब देखिए विसरण की दर R इज इक्वल टू V, यहाँ पे क्या होगा, V यहाँ पे विसरित गैस का आयतन है, V इज इक्वल टू यहाँ पे आयतन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो V यहाँ पे है ये विसरित गैस का आयतन है। फिर इसके बाद T इज इक्वल टू समय, यानी जो T है ये विसरण में लगा समय है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, विसरण में लगा समय है। तो एक लाइन में यहां पे बोलने जा रहा हूं, यहां पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में यहां पे सॉल्व कर दिया गया, तो मैं लाइन बोला इसको लिख लीजिएगा। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यदि 2 गैसों के आयतन, ध्यान से सुनिएगा, यदि 2 गैसों के आयतन क्रमशः V1 तथा V2 हैं और ये गैसें विसरित होने में क्रमशः T1 तथा T2 समय लेती हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, यदि 2 गैसों के आयतन क्रमशः V1 व V2 है,
ठीक है, और ये गैसें विसरित होने में क्रमशः T1 व T2 समय लेती हैं। तो हमारा यहां पे R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V1 अपॉन में T1, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये पहली गैस के लिए, और R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि दो गैसें हैं तो हमारा क्या हो जाएगा V2 और अपॉन में T2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। या फिर हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा V1 और अपॉन में आपका यहां पे T1 हो जाएगा, V1 T1 और अपॉन में आपका V2 और T2 हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, V2 T2 हो जाएगा। या फिर आगे इसको हम लिखना चाहिए, आगे यहां पे आपका ये आएगा जो ऊपर हमने ये आपको मैंने रिलेशन बताया था कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर D2 अपॉन D1 होता है। तो यहां पे अंडर रूट के अंदर D2 अपॉन D1 ये लिखेंगे और यहां पे D2 अपॉन D1 लिखेंगे और यहां पे लगाएंगे अंडर रूट, ये मैंने यहां पे लगा दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। या फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे R1 अपॉन R2 ये तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, अब ये जो आपका V1 अपॉन T1 और अपॉन में V2 अपॉन T2 है, तो देखिए V1 अपॉन T1 ये तो यहां पे ऊपर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर ऐसे ही रहेगा। अब जो V2 अपॉन T2 है इसको जब ऊपर भेजेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा T2 ऊपर और आपका यहां पे जो V2 है ये नीचे आ जाएगा। या फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा V1 T2 ऊपर क्या मिल जाएगा V1 T2 यही तो मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई V1 की मल्टीप्लाई T2 में यानी V1 T2 और अपॉन में आपका V2, ठीक है V2 और T1 हो जाएगा, ये मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, रुके मैं फिर से लिख देता हूं नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। देखिए ये V1 की मल्टीप्लाई T2 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा V1 T2, यही तो मिलेगा V1 और T2 ये, और अपॉन में देखिए T1 की मल्टीप्लाई V2 में यानी V2 और T1 ये आपको मिल जाएगा। यानी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा V1 T2 अपॉन में V2 T1 और आखिरी में इज इक्वल टू में यहां पे आपका ये रहेगा अंडर रूट के अंदर D2 और अपॉन में D1, ये वाला जो पार्ट आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही आपका यहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू V1 T2 और अपॉन में V2 T1 और इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन में D1, ये आपका लिखा हुआ है। तो ऐसे ये आपका पूरा रिलेशन आया हुआ है, मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है लिखने के लिए, आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया ग्राहम का विसरण का नियम, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। जो जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते वो मैंने आपको सभी बता दिया। जितने फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे बताए, जितने रिलेशंस बताए, ये आपको ध्यान रखना है, सभी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। देखिए बुक में क्या करते हैं, यहाँ पे डिटेल में आपको सॉल्व करके बताया नहीं जाता, बस यहाँ पे बस शॉर्ट में सॉल्व करके आपको बता दिया, जिसमें आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने आपको एक एक स्टेप यहाँ पे डिटेल में बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो ये विसरण का नियम, ग्राहम का विसरण का नियम कंप्लीट हो जाता। अब इसके बाद हम देखेंगे गैसों की आणविक गतियां, ये आपका लिखा हुआ है जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे दिया है वर्ग माध्य मूल वेग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसे VRMS से प्रदर्शित करते, VRMS देखिए V और फिर इसके बाद RMS ये लिखा है, R से मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, V से वेलोसिटी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसे VRMS से प्रदर्शित करते हैं तथा यह तापमान एवं अणुभार पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, यानी VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3RT अपॉन में M होता है, क्या होता है 3RT अपॉन में M होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि वर्ग माध्य मूल वेग, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको ये जो आपका ये नियम, ये रूल जो आपका ये फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये आपको लर्न होना चाहिए कि VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 3RT अपॉन में M होता है। सबसे पहले इसे VRMS से प्रदर्शित करते तथा यह तापमान एवं अणुभार पर निम्न प्रकार निर्भर करता है।
ठीक है, ये आपका लिखा है। देखिए मेन बात आपको ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिलेशन जो लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है यदि दो गैसों का ताप T1 एवं T2 पर, ठीक है, दो गैस है, पहली गैस का ताप T1 एवं दूसरी का T2, यानी T1 T2 पर वर्ग माध्य मूल वेग क्रमशः V1, यानी पहली गैस के लिए V1 दूसरे के लिए V2 हो तथा उनके अणुभार, यानी पहली गैस का अणुभार M1 और दूसरी का M2 हो, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा है यदि दो गैसों का ताप T1, ठीक है, क्या लिखा है T1 एवं T2 पर, यानी पहली गैस का जो ताप है वो क्या है T1 है और दूसरी का क्या है, दूसरी का T2 है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद वर्ग माध्य मूल वेग क्रमशः V1 तथा V2 हो तथा उनके अणुभार, देखिए पहली गैस का अणुभार M1 है और दूसरी का क्या है, दूसरी गैस का अणुभार M2 है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए पहली गैस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पहली गैस के लिए V1 इज इक्वल टू, ठीक है, V1 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपको मिलेगा T1 और अपॉन में M1, ये मिलेगा। और दूसरी के लिए यानी V2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपको मिलेगा T2 और अपॉन में M2, ये आपको मिलेगा। या फिर हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट पूरे पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, पहला आपका क्या था, यहाँ पे था T1 और अपॉन में M1, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा T2 और अपॉन में M2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए T1 M1, ये देखिए जो आपका T1 और अपॉन में M1, ये तो आपका ऊपर ऐसे था ही, अब इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पलट जाएगा और पलट के क्या हो जाएगा, देखिए M2 आपका हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और T2 आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब जब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए V1 अपॉन में V2, ये तो आपका रहेगा ही, और T1 की मल्टीप्लाई M2 में होगी तो क्या मिलेगा, T1 M2 हो जाएगा, T1 M2 और फिर इसके बाद T2 M1 हो जाएगा, यही तो आपको मिलेगा। ये देखिए T1 की मल्टीप्लाई M2 में होगा तो क्या मिलेगा, T1 M2 ऊपर लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, और फिर अपॉन में आपका T2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे M1 में, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, T2 M1 मिल जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट तो लगा ही रहेगा, बस यही आपको मिलेगा, यही आपका लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आप समझ गए होंगे कैसे आया, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया। देखिए ये जितने रूल्स आपके यहाँ पे लिखे हुए, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा, यदि दो गैसों का ताप T1 एवं T2 पर, ठीक है, यदि दो गैसों का ताप T1 एवं T2 पर वर्ग माध्य मूल वेग क्रमशः V1 तथा V2 हो तथा उनके अणुभार M1 तथा M2 हो, तो चार ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए जाएंगे जिसमें आपका ये भी रहेगा। तो कैसे आया ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहां पे दिया है अधिकतम प्रायिकता वेग। देखिए ये आपका पूछा जा चुका है, इंग्लिश में से बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया था कि गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है, गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपका ये भी था, पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया था, ये मैंने आपको बताया था वर्ग माध्य मूल वेग, ये मैंने आपको बताया ना, आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे कि गैस का वर्ग माध्य मूल वेग प्रदर्शित किया जाता है, तो आपको ऑप्शन में ये वाला पार्ट लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि गैस का वर्ग माध्य मूल वेग प्रदर्शित किया जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको हर हालत में याद होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, बाद में ये मत कहिएगा कि क्वेश्चन बाहर से आया था, जो मैंने आपको बताया यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए मैं आपको प्रूफ भी यहाँ पे दे रहा हूँ कि इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन बनते हैं। 2018 का
क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन में आपका ये वाला था, ये अंडर रूट के अंदर 2RT और अपॉन में m था, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका था 2RT और अपॉन में m, ये आपका ऑप्शन में था, चेक कर लीजिएगा आज ही। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, इससे UMP से, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपका है तो यहाँ पे UMP से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद लिखा है कि यह तापमान तथा अणुभार से निम्न प्रकार संबंधित है। तो UMP इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, अंडर रूट के अंदर 2RT और अपॉन में m, ये आपको डायरेक्ट याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे समझने लायक है नहीं कुछ, बस आपको डायरेक्ट यहाँ पे लर्न करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। T यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, M यहाँ पे अणुभार हो जाएगा, ये तो मैंने आपको अणुभार के बारे में तो ऊपर ही आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 2018 में पूछा गया था कि गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन थ्योरी पार्ट के बीच में से 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है कि यदि दो गैसों का ताप T1 तथा T2 पर, अब देखिए दो गैस है, पहली गैस का ताप T1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और दूसरी गैस का ताप T2, ये। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा, यदि दो गैसों का ताप T1 तथा T2 पर अधिकतम प्रायिकता वेग U1 तथा U2 है तो उनके अणुभार M1 तथा M2 हो, यानी पहली गैस का अणुभार क्या है, M1 और दूसरी का M2 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तब हमें ये रिलेशन मिला U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू T1 M2 और T2 M1 अंडर रूट के अंदर। कैसे आया, चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए दो गैसों की बात हो रही, तो पहली गैस के लिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो U1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, U1 इज इक्वल टू हमें यहां पे मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर T1 और अपॉन में M1, ये मिलेगा। दूसरी गैस के लिए U2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट के अंदर T2 और अपॉन में M2, ये मिल जाएगा। या फिर जब इसको एक में करके लिखेंगे, यानी U1 अपॉन में U2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, पहले के लिए हमारा क्या था, पहली गैस के लिए T1 अपॉन में M1 था, यानी T1 और अपॉन में M1, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। फिर इसके बाद अपॉन में आपका क्या मिलेगा, T2 अंडर रूट के अंदर और M2, ये रहेगा। या फिर इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे हमारा क्या था, पहली गैस के लिए था T1 और अपॉन में M1 था अंडर रूट के अंदर, ठीक है, यही तो था, यह हमारा था। अब देखिए ये T2 M2 जब इसको ऊपर भेजेंगे तो पलट जाएगा, रुकिए मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं, नहीं फिर आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। तो देखिए पहली गैस के लिए हमारा क्या था, T1 और M1 था अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब जो नीचे वाला पार्ट, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, और अंडर रूट तो पूरे में लगा रहेगा, तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा M2 और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, T2 यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, T1 की मल्टीप्लाई M2 में करवाइए तो आपको क्या मिलेगा, T1 यहां पे लिख दे रहा हूं M2, T1 M2 और अपॉन में आपका क्या है M1 T2, तो इसको लिख सकते हैं T2 और M1, और अंडर रूट आपका लगा रहेगा पूरे में, यानी U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू T1 M2 और अपॉन में T2 M1 अंडर रूट के अंदर, यही तो मिलेगा, यही तो आपका लिखा हुआ है नीचे, ये देखिए मैंने आपको समझा दिया, ऐसे ही आपका आया हुआ, ये देखिए U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट के अंदर T1 M2 और अपॉन में T2 M1। अब देखिए ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लिखा हुआ है, यदि दो गैसों का ताप T1 तथा T2 पर अधिकतम प्रायिकता वेग क्रमशः U1 तथा U2 हो तो उनके अणुभार M1 तथा M2 हो तब, और फिर उसके बाद चार ऑप्शन आपको ऐसे लिखे हुए मिल जाएंगे जिसमें आपका ये भी रहेगा। तो ये आपको लर्न अच्छे से होना चाहिए, रूल आपको पता होना चाहिए, समझा दिया है मैंने आपको, बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ना होगा। क्यों मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और एक एक टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये चैप्टर हो जाता है, थ्योरी पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। तो महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 273 केल्विन को मानकता तथा 760 mm अथवा 76 सेंटीमीटर दाब को मानक दाब माना जाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। एसटीपी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, इसका पूरा नाम भी मैंने आपको बताया हुआ था। इसके बाद आगे लिखा है कि गणना करने के लिए ताप यानी जो डिग्री सेल्सियस को 273 जोड़कर परम ताप में अवश्य परिवर्तित कर लेना चाहिए। ठीक है,
ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस कर देने पर प्रारंभिक आयतन से 1/273 भाग बढ़ जाता है। इसी प्रकार तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से घटाकर -1 डिग्री सेल्सियस कर देने पर गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/273 भाग घट जाता है। ये लाइन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये लाइन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है कि किसी गैस कि किसी एक सूक्ष्म छिद्र में से होकर दूसरी ओर जाने की क्रिया को गैसीय निसरण या अपसरण यानी इफ्यूजन कहते हैं। ये आपका लिखा हुआ है। देखिए डिफ्यूजन तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया, लेकिन इफ्यूजन, ये इफ्यूजन दूसरा होता है, ये निसरण आपका दिया है, क्योंकि चैप्टर में आपका डिटेल में दिया नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य में केवल आपका यही एक पॉइंट लिखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी गैस की किसी एक सूक्ष्म छिद्र में से होकर दूसरी ओर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, या फिर ये क्रिया क्या कहलाती है, तो गैसीय निसरण या अपसरण यानी इफ्यूजन कहती है, ये क्रिया कहलाती है। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन 2021 में डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि किसी गैस की किसी एक सूक्ष्म छिद्र में से होकर दूसरी ओर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, या फिर या गुण क्या कहलाता है, आपसे पूछा जाएगा। आपका आंसर होगा गैसीय विसरण या फिर अपसरण। आपको ऑप्शन में गैसीय निसरण या फिर अपसरण लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, दोनों में से एक ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, दोनों नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता, आप नहीं पढ़े रहते, मैं आपको नहीं बताता, तो आप यही कहते कि हमारी बुक का क्वेश्चन ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है कि इसकी दर भी घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे वहां पे मैंने आपको ऊपर बताया था डिफ्यूजन के बारे में, विसरण के बारे में, सेम यहाँ पे इफ्यूजन में भी क्या है कि इसकी दर भी घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि उच्च ताप तथा कम दाब पर सभी वास्तविक गैसें यानी रियल गैसेस आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उच्च ताप तथा कम दाब पर सभी वास्तविक गैसें कैसा व्यवहार करती हैं, कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है, तो आदर्श व्यवहार। ये आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन आपको लिखे हुए मिलेंगे जिसमें आपका ये भी रहेगा। फिर लास्ट में आपका क्या लिखा है कि 0 केल्विन को परम ताप कहते हैं, जो -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर आपको -273 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि -273 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया जाता है, जिससे कैलकुलेशन आसानी से हो सके। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू बोली जाए तो 273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में -459.67 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लास्ट में लिखा है कि आदर्श गैस काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है। तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में ये वाला जो पॉइंट आपका है, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बल्कि पूरा महत्वपूर्ण तथ्य अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट आपका यहाँ पे था, ये आपका कंप्लीटली फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 मई को आप लोगों का टेस्ट होगा, तो टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।